नमस्कार, मैं भाषा। आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला है कि आखिर क्या सोचकर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल के कंधे पर रखकर चलाया डिलिमिटेशन परिसीमन का बुलडोजर। एजेंडा क्या है मोदी सरकार का। और दूसरा है मजदूर गुस्से में। सड़कों पर उतरे मजदूर। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नोएडा से जो तस्वीरें आई, उसके बाद जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय दमन चक्र चालू है। सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और साथ ही साथ योगी सरकार ने पाकिस्तानी कनेक्शन का फर्जी नैरेटिव बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। सारा का सारा साजिश एक इंटरनेशनल कनेक्शन के साथ जोड़कर मजदूरों के आंदोलन को क्रिमिनलाइज करने की तैयारी कर दी है। तीसरा, बिहार में पहली बार बीजेपी का सम्राट चौधरी को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री। अब किधर जाएगा बिहार, क्योंकि बड़े सवाल हैं सम्राट चौधरी को चुनने, इस पद पर बैठाने और बिहार के मौजूदा बिगड़ते कानून व्यवस्था के हाल पर। और इन 3 सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले चलिए और समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ कि आखिर मोदी जी को इतनी जल्दबाजी क्यों हुई कि जिस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोट पड़ना बाकी है, उसी बीच आनन फानन में संसद का सत्र बुलाया गया। नारी वंदन बिल जो है उस पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ उसे जिस तरह से लिंक किया डिलिमिटेशन बिल से, परिसीमन बिल से, जिसके बारे में बताया गया कि 543 लोकसभा की जो सीटें हैं उन्हें बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा। इसका तगड़ा विरोध है। पूरा विपक्ष इस समय एकजुट है और लोगों का कहना है कि महिलाओं के कंधे पे रखकर डिलिमिटेशन का बंदूक नहीं चलानी चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि इसमें एक सीधा डिवाइड खड़ा हुआ है, दक्षिण राज्य बनाम उत्तर के राज। लेकिन कई पेच और भी हैं कि मोदी जी जो भाषण देते हैं, जो क्लेम करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वह बिल में कहीं लिखा नहीं होता है। संसद के भीतर विपक्ष का कहना है कि मोदी जी की नियत और नीति दोनों में खोट है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सर। भाषा, मेरा मानना है कि महिला आरक्षण में जो ये परिसीमन की लंगड़ी लगाई है इन्होंने, इससे मोदी जी की मंशा साफ हो जाती है। किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि उन्हें महिला आरक्षण अंततः देना नहीं है, यानी ना लेना एक ना देना दो, और प्रचार पूरा चाहिए। एक चैंपियन बनना वो चाहते हैं और उनकी मंशा यही है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि मोदी सरकार की नीति और नियत दोनों में जो खोट है वह खुलकर सामने आ गई है। कोई कारण नहीं बता पाए कि अपना ही लाया बिल 30 महीने में दोबारा इस तरह से उसकी वंदना कर रहे हैं जैसे अभी अभी यह ऐतिहासिक क्षण आया, जबकि विपक्ष इसे मिलकर पास करा चुका है। सबके सामने है कि इसकी आड़ में महिलाओं को आड़ बनाकर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन यानी लोकतंत्र और चुनावी तंत्र को बड़े पैमाने पर आरएसएस के एजेंडे के तहत वह चलाना चाहते हैं, जो एक खतरनाक संकेत है। अदिति, क्या है इस पे आपका पर? भाषा, मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये 240 की और बैसाखियों पे चलने की मार है। भाजपा की नज़र अब जो है अगले लोकसभा चुनाव पर है और इसीलिए वो जो भाजपा प्रभावी क्षेत्र हैं वहाँ पे अपनी सीटें बढ़ाने के पूरी जो है इनकी मंशा वही है। अदिति, आप कह रही हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं जहां पर इनकी दाल नहीं गल रही है उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये तो बाद में भी कर सकते थे। तमिलनाडु में अभी वोट 23 अप्रैल को पड़ना है, बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट पड़ना है। इसके बीच बिल्कुल खतरे की घंटी जैसे मान लो देश भर की महिलाएं मोदी जी को घेरे हुए हैं कि अभी बिल दो, अभी दो, अभी दो। मतलब ऐसी भी जल्दबाजी किया, जैसे अखिलेश ने बहुत अच्छा किया, कि इतनी भी जल्दबाजी क्या है आपको? तो भाषा, आप इनको देखिए कि हर चीज़ में इनकी जल्दबाजी है। आप सब सारे विपक्ष बोल रहा है कि एसआईआर में इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको, जब इन्होंने बिहार का किया था। इतना समय लेके कीजिए ना आप
एसआईआर कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या? तो समय लेके डिलिमिटेशन कीजिए आप। लेकिन मुझे लगता है इस बार एक कारण ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष का एसआईआर बहुत हो रहा है बंगाल में, और इनकी खुद की जो है थोड़ी बहुत हार उसमें होती नजर आ रही है। तो अब इनको लग रहा है कि सारे विपक्ष के नेताओं का ध्यान इस पे लगा दिया जाए ताकि उधर बात ही ना हो। तो ये मुझे लगता है ये इनका राजनीतिक जो दांव है ना, ये शुरू से इस तरह का रहा है, जल्दबाजी, ध्यान भटकाना। ना कोई यहाँ पे महंगाई की बात कर रहा है जो गैस का आजकल हाल हो रखा है, ना कोई यहाँ पे बेरोजगार की बात कर रहा है। कभी एसआईआर होता, अब एसआईआर को दबाने के लिए ये, फिर उसको दबाने के लिए ये, यही इनकी राजनीति चलती है। लेकिन मुकुल, महिलाओं के नाम पर, क्योंकि मोदी जी का जो भाषण है, जो कुछ भी परिणाम है वह तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि एक तरफ उन्होंने ऑफर दिया, बहुत जबरदस्त ऑफर दिया कि भाई विपक्ष हमारे साथ आता तो सारा क्रेडिट तुम ले जाओ। यही नहीं रुके मोदी जी, अपना जो एजेंडा, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो भी उन्होंने खोल के रख दिया कि भाई तुम्हारी सबकी फोटो में छपवा दूंगा तमाम अखबारों में सरकारी खर्चे पर, मतलब जो काम मेरे लिए होता था वो तुम्हारे लिए होगा। साथ ही साथ धमकी दे दी कि बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। तो ये एक तरफ डंडा, एक तरफ ऑफर, दोनों पर उतर आए मोदी जी। ये देखिए शुरू से इनका उसमें रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कोई वो नहीं चाहिए, इसमें श्रेय नहीं चाहिए, आप ही ले लो, और धमकी दे ही रहे हैं। अगर श्रेय चाहिए तो 2023 का बिल पास हो चुका था, जिसे शुक्रवार को आज ही नोटिफाई किया गया है ना, उसे बचा के रखा गया है। अभी जो उसमें था, तब भी विपक्ष ने कहा था कि इसे आज ही लागू कर दीजिए, 2024 के चुनाव में लागू कर दीजिए। लेकिन तब तो वही माना गया जो अटल बिहारी सरकार या इंदिरा गांधी सरकार ने किया था कि कैप लगाया था इस पर, और अब 2026 तक था कि जनगणना होगी और फिर इसका डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन उसके बाद होगा, पहले जनगणना। इसी को 2023 के बिल में वो हुआ। तब भी कहा गया कि 543 पे ही लागू कर दी। आज भी यही कहा जा रहा है कि हम इसके समर्थन में, कोई पार्टी, एक पार्टी ऐसी नहीं जो कहे कि मैं महिला आरक्षण के खिलाफ हूं। लेकिन वो कह रहे हैं इसे आज कर दो, लेकिन इसमें पेच लगा रहे हैं कि अब हम 2024 वाला कैप हटाकर इन नए सिरे से अब हम परिसीमन अपने ढंग से कर लेंगे। यही सारा मामला है कि इसमें ये फिर पास हो या ना हो, संभावना है कि जिस तरह से चीजें हैं तो उसमें पर श्रेय मिल जाए कि हम एक चुनावी लाभ है ना। फिर हमने उसे जीएसटी कई बार लाया, जीएसटी ये सत्र बुलाया, वो किया, हर बार श्रेय चाहिए। एक बार अभी बचत उत्सव मनाया था, अब महंगाई उत्सव नहीं मना रहे ये लोग। तो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से, जैसे हमारी माँ एक कहावत कहा करती थी कि नापे 100 गज और फाड़े ना 1 गज, तो इस उसमें ये फिर अटक जाए। ये अटकाने वाला ही मसला है और श्रेय पूरा मिलता रहे। और अगर ये लागू हो जाता है तो जैसे इन्होंने भी कहा, आपने भी, एसआईआर और अब ये डिलिमिटेशन, इसके जरिए पूरा का पूरा जिस तरह सत्ता कब्जाने की कोशिश है, एक बड़ी मंशा, असल में जो डिकोड अगर हम करें इनका, जो बड़ी मंशा है वो यही है कि 850 सीट होंगी और हमारी उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी जहां हमारा होल्ड है, और हम एक तरह से पूरा जो 240 की मार कही, वो उसी का डर है कि जल्दी से जल्दी ये हम कर दें। लेकिन अदिति, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है इसमें कि विपक्ष सरकार से पहली बार ये कह रहा है कि तुम्हारा जो बिल है तुम अभी लागू करो। इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी बिल पर विपक्ष कहे कि भाई जो आप बिल लाए हैं, जिसको हमने सपोर्ट किया है, यू इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के लोग, कि दरअसल मोदी जी और मोदी जी की सरकार महिला विरोधी है। वो 543 सीटों में से अपनी सीटें नहीं देना चाहती, मतलब मर्द जो हैं बीजेपी के, वो डरे हुए हैं कि उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। और इसीलिए जो तेजस्वी सूर्या है, उन्होंने तो बोल दिया कि इंक्रोचमेंट जो होगा, और वहां पे धमका रहे थे वो कांग्रेस के नेताओं को कि भाई तुम लोगों कोई नहीं बैठोगे अगर हम 543 सीटों में दे देंगे। तो आज की तारीख में भी जो महिलाएं आएंगी, नुकसान नहीं होना चाहिए मर्दों को, मर्दों की सीटें प्रोटेक्टेड हो, एडिशन हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, तो इसीलिए सीट बढ़ाने का इनका वो है ना कि ये अपना एकदम देखना नहीं चाहते, जो आपने बोला एनक्रोचमेंट है इसीलिए। और जहाँ तक विपक्ष तो बार बार बोल रही है कि 2023 में, अब इन्होंने इसको जोड़ा क्यों डिलिमिटेशन वगैरह से, ताकि विपक्ष को घेर ले और बोले कि देखो जी ये महिला विरोधी है। प्रधानमंत्री कल महिला प्रेम के बारे में बात कर रहे थे, और मैं सोच रही थी कि इनके जो आका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या RSS, कहाँ महिला प्रेम है आपके, जो जिसे कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल आका है। आप तो उसी के पुत्र हैं। कितनी महिलाएं हैं RSS में, नेतृत्व में कितनी महिलाएं हैं? वहां तो प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ, महिला प्रेम की जो बात कर रहे हैं, कि नारी वंदन की जो बात कर रहे हैं, तो जरा अपने आंगन में भी झांक के देखें ना।
लेकिन डीलिमिटेशन वाला जो खेल है मुकुल, वो बहुत खतरनाक है। वह दरअसल जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, जो भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया है, उसे खंडित करने वाली है। पहला खंडन वो उसे खंडित करने का काम एसआईआर के जरिए कर दिया। बंगाल में वो पूरा गंदा डर्टी गेम खुलकर आ गया कि मुसलमान वोटर नहीं हो सकता, हम मुसलमान को चुन चुन के बाहर निकाल देंगे। और अब उसके बाद आप कह रहे हैं, जिसे कल कश्मीर के जो सांसद हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से कहा कि भाई कश्मीर तो इसका दर्द झेल चुका है, आपके मन से आपने कागज पर डिलिमिटेशन कराया और मुसलमानों की ताकत, वोटर्स की ताकत आपने कम कर दी। असम में भी ऐसा हो चुका है, जिसे कल सारे लोगों ने बहुत तगड़े ढंग से कहा। तो डिलिमिटेशन यानी एक बड़ा जो पुराना एजेंडा है आरएसएस का कि देश को अपने हिसाब से बांटेंगे, सारी लोकसभा सीट फिर विधानसभा सीटें हम अपने हिसाब से गाइड करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने लाइन खींची थी ना भारत और पाकिस्तान के नक्शे की कि हमने ये ठीक है, यही ये करना चाह रहे हैं वो। दरअसल भाई दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि सन 76 में इस पर एक ये संशोधन आया था, संविधान संशोधन। वो इसी वजह से आया था कि डिलिमिटेशन जो है अभी 2001 तक नहीं होगा और उसके बाद सीटें जब जनगणना होगी नहीं उसके आधार पर होगा, क्योंकि जो राज्य अगर फैमिली प्लानिंग की जो योजना थी वरना वो नहीं चल पाती। जिन राज्यों ने उसे लागू किया अब वो कह रहे हैं और उनकी सही मांग है कि वो हमें दंड दे रहे हैं क्या, आप सजा दे रहे हैं क्या, हमने फैमिली प्लानिंग लागू की। तो दक्षिण राज्यों का ये दर्द है। फिर वो 2001 में अटल बिहारी इन्हीं के सुप्रीम लीडर जो थे उस समय, मोदी जी के गुरु भी कहा जाए, उन्होंने भी इस पे नहीं छेड़ा। उन्होंने भी कहा ठीक है 2026 तक बढ़ा दिया इसे, एक और नया संशोधन लाके। अब इन्होंने 2023 में ये मान लिया कि हम 2026 में करेंगे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि अब 2029 में जिस तरह की संभावनाएं हैं कि एक एकाधिकार और जिसे अभी वो कम है तो उसे कैसे हम अपने उसमें कब्जे में करें, तो इसकी वजह से ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं। और दूसरा, कल अमित शाह जो समझा रहे थे और वो कह रहे थे मैं केजी के बच्चों को भी समझ में आएगा ऐसे समझाऊंगा कि 50% हम बढ़ा देंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी उसको। अगर वो 50% सुनते हैं तो वाकई में कोई नुकसान नहीं लगता, लेकिन वो प्रतिशत में नुकसान नहीं लगता। सीटों के अंतर में अगर हम देखें तो जो अंतर, जैसे मान लीजिए लोगों ने बताया अभी तमाम सांसदों ने कि 39 सीट हैं तमिलनाडु में, वो बढ़कर मान लीजिए 60 हो जाती हैं और यूपी की 80 से 120 हो जाती है, तो अभी का जो अंतर है वो अंतर और बढ़ेगा एक तो। और ये जो बात वो कह रहे हैं वो लिखी हुई नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात है कि अगर चलिए ठीक है आप इसी आधार पर बढ़ा रहे हैं तो आप लिखा, बिल में तो लिखा हो। वो कह रहे हैं अब अभी तक मोदी जी की गारंटी चलती थी देश में, कल मैंने सुना पहली बार संसद में कि ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी है जी। लेकिन गारंटी का क्या करेंगे? 15 लाख की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, जाने क्या क्या गारंटी हम देख चुके। इसलिए गारंटी पे नहीं चलता, लिखित पे चलता है। जो पास होगा बिल वही लागू होगा। एक बड़ी चीज ये है धोखा। इस बार भी दिखाई दी कि जो बुनियादी काम सरकार करती है पार्लियामेंट सेशन बुलाने से पहले, नया बिल लाने से पहले, यहां पर पूरी तरह से नदारत है। आप बिल पर जो 30 महीने पहले आपने बिल पारित किया उसे नोटिफाई नहीं किया, उसे रातों रात आप नोटिफाई करते हैं क्योंकि लगता है कि अरे ये तो बड़ी मिस्टेक हो रही है। जब नोटिफाई नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट आप कैसे करेंगे? और दूसरी तरफ आप जो तमाम दावे कर रहे हैं सदन में, या तो बदमाशी हो सकती है या तो बेवकूफ़ी हो सकती है, उसमें से एक भी चीज़ आपने डिलिमिटेशन परिसीमन बिल में लिखी नहीं है। ये सब बातें मुंह से चली जा रही है, जैसे लगता है देश में पहली बार जो है एक राजा के दरबार में बैठे हैं कि राजा ने जो कहा वो हो गया, सबने सुन लिया। ये बड़ा एक खतरनाक प्रेसिडेंस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है कि आप देश की पूरी चुनावी मशीनरी को चेंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस मैंने कह दिया है और इसलिए तुम मान लो। और तमिलनाडु जबकि इतना तगड़ा विरोध दर्ज करा चुका है, उसने अंतिम चेतावनी दी। एमके स्टालिन का यह फोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ जहां वो कॉपी जला रहे हैं काले कपड़े पहने हुए। कल पूरा तमिलनाडु काले में लगा हुआ था। महिला संगठनों ने अनाउंस किया, वो भी काले कपड़े में देश भर में विरोध किया। तो लेकिन लोकतंत्र को की जगह वो नारी वंदन का जाप कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल जैसा आपने कहा है कि जल्दबाजी है, इसके पीछे मंशा क्या है पता नहीं है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो आपने बोला रूल्स, एसओपी जो होता है वो फॉलो नहीं किया गया। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक अमेंडमेंट होने जा रहा है, कॉपीज रात देर में दी हैं आपने एमपीज को। आपको इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुला के एक डिस्कशन करना चाहिए था, आपने किसी से कुछ नहीं कहा। तो क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? ये पूरा देश मेरे ख्याल अभी सोच रहा है कि ये चल क्या रहा है।
चलिए अरे देखते एक चीज मैं और बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि नई जनगणना वाले की वजह से 2034 तक लटक जाएगा, हम 2029 में करना चाह रहे हैं। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में जनगणना होनी चाहिए, नहीं हुई। 2023 में जब बिल पास हुआ था उसी दिन से जनगणना शुरू हो जाती, तो अब तक डिलिमिटेशन का काम भी लगभग पूरा होने आ जाता और 2029 में नए उससे लागू हो जाता। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत जल्दी लागू करना चाह रहे हैं, तो 543 पे ही लागू करने की मांग हो रही है। एक बात बिल्कुल सीधी है मुकुल, कि अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, बिल पारित है, आप तुरंत चुटकियों में दे सकते हैं। 543 सीटें हैं, आप 543 सीटों पे कीजिए, और बाकी सिर्फ जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना का भी सवाल है जो बहुत अहम है, जिसको बुलडोज करने की तैयारी इस डिलिमिटेशन बिल के जरिए की जा रही है। और मुझे लगता है विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, एनसीआर। उसने देखा कि किस तरह से हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर उतरे, बहुत बुनियादी मांग को लेकर उतरे। अनगिनत फैक्ट्रियों में काम करने वाले, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बिल्कुल बिलबिला के सड़कों पर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें 8,000 से लेकर 13,000, 14,000 बस इतनी तनख्वाह दी जा रही है, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। और साथ ही साथ एक दुखती रग जो थी, जो कह सकते हैं जिसने सबसे ज्यादा उनको उद्वेलित किया, वह महंगी रसोई गैस। हर व्यक्ति के जुबान पे था कि जब उन्हें 200, 300, 400 रुपए प्रति किलो गैस भरवानी पड़ रही है, तब वह कैसे जिंदा रह सकते हैं। और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का गुस्सा तब सामने आया, मीडिया ने तब कवर किया जब वह उग्र हुआ, हिंसा हुई। और लेकिन उसके तुरंत बाद इसे एक साजिश में तब्दील करने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कनेक्शन का नैरेटिव हर तरफ चल रहा है। पुलिस हैंडलर्स ढूंढ लाई है, और साथ ही साथ शाहीन बाग और सीए के आंदोलन से भी उसका कनेक्शन कर रही है। और इसी बीच सैकड़ों मजदूर लापता हैं, अनगिनत की गिरफ्तारी हो चुकी है, महिलाएं नहीं मिल रही हैं। यह क्या हो रहा है, इस पर क्या है पंच, बताएंगे अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि ये व्यवस्था, जिस तरह की व्यवस्था है, जैसा इसने बोया है वैसा ये पाएगी। यहाँ ना मजदूर लेबर कोड्स लेके आए हैं, इससे पहले लेबर लॉज जो हैं कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, कंपनियां मनमानी कर रही हैं। और अब जब जंग की वजह से लोगों के ऊपर मार और महंगाई की मार पड़ रही है, तब ना सालों से ना मजदूरों के अधिकार दिए जा रहे हैं, ना मजदूरों की सिक्योरिटी है, ना वेतन में बढ़ोतरी है, ना यूनियन रिकग्निशन है। तो ये उबाल जो था वो फूटना था, और जगह फूटेगा। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ भाषा, मेरा ही मानना है कि बढ़ती महंगाई और उसमें गैस की जो दाम बढ़े हैं, वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से मजदूर सड़कों पर आ गए। लेकिन ये शर्मनाक है कि जो सच्चाई नंगी आंखों से दिख रही है, बच्चा बच्चा जान रहा है, सरकार उसमें साजिश ढूंढ रही है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है, और मुझे लगता है इससे सरकार को बचना चाहिए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल, मेरा मानना है कि ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ रही है। सिर्फ नोएडा ही नहीं, इससे पहले हमने देखा किस तरह से मानेसर यानी हरियाणा में विरोध हुआ था, गुस्सा फूटा था। और सिर्फ इतना नहीं, पूरे देश भर में यह मजदूरों का आंदोलन हर मजदूर के दिमाग में कुलबुला रहा है कि क्या हम भी इसी तरह से सड़क पर आएंगे, क्योंकि ये उनके जीने की गारंटी की अवहेलना है, वे जी नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से योगी सरकार ने साजिश करके इसे एक पाकिस्तानी साजिश से जोड़ने की नापाक कोशिश की है, वह अपने आप में बहुत खतरनाक है। जो दमन चक्र चल रहा है, जिस तरह से सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है, अनगिनत महिलाएं लापता हैं, लोग दर दर घूम रहे हैं, अपने परिजनों को खोज रहे हैं, बच्चों को खोज रहे हैं। यह तमाचा है, और शर्म आनी चाहिए योगी जी को। बंगाल में चुनाव प्रचार करते फिर रहे हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा खतरनाक है। एक सजा देने पर, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने ही लोगों पर सजा बदले की भावना से योगी सरकार पूरी की पूरी मशीनरी उसकी उतर गई है। हमने देखा नोएडा की जो डीएम है, उनका भी जो स्टेटमेंट आया कि किसी भी मजदूर, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, अगर उनका कोई भी मजदूर आंदोलन में आया तो वो उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी मजदूरों को 2026 में बंधुआ मजदूर के तौर पर, एक गिरवी के तौर पर कि आपको रख दिया गया है, आप चूर चपड़ नहीं कर सकते। और कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई तुम कैसे 12 घंटे के लिए 8,000,
9,000, 10,000, 11,000 रुपए की तनख्वाह दे सकते हो? हाँ, तो देखिए भाषा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये सालों से, जैसे अदिति ने भी कहा, ये सालों से चल रहा है। ये अभी क्या हुआ, जो ट्रिगर हुआ है, एक तो महंगाई तो हुई है ट्रिगर, मोदी सरकार 4 लेबर कोड लेकर आई और उसमें वादा किया गया कि सबकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी और ये है, और बहुत बहुत प्रचार किया गया, बहुत विज्ञापन किया गया। तो मजदूर इंतजार कर रहे थे अप्रैल का, अप्रैल से बढ़ेगी। अब अप्रैल शुरू हो गया, लेकिन इस दौरान कुछ नहीं हुआ। उस दौरान मानेसर में हुआ है और फरीदाबाद में आंदोलन हुआ है, तो वहाँ हरियाणा सरकार ने घोषणा की, हालांकि उसने भी वो पूरी बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन यहाँ संदेश पहुँचा फिर ग्रेट नोएडा में कि उनकी मांग मान ली गई है, 20,000 के करीब उनकी सैलरी हो गई, हालांकि वो भी 20,000 नहीं हुई है। तो यहाँ ये लोग फिर उठे, और वो आप बता ही रहे कि बढ़ती महंगाई, जिसमें सबसे ज़्यादा मार की है गैस ने। जब 300 रुपये किलो गैस कोई भराएगा तो क्या खाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? उनका ये कहना है कि जब मकान मालिक बढ़ाता है हर साल, कोई नहीं पूछता है, जब स्कूल की फीस बढ़ती है कोई नहीं पूछता है। और ये सिलसिला, और इसमें ये साजिश ढूंढ रहे हैं। उनका ये कहना है, मजदूरों का बड़ा सही कहना है कि आप किसान आंदोलन होता है तो आप कहते हैं खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तान की कोई साजिश है। आप मजदूर हैं तो आप कह रहे हैं पाकिस्तानी हैं या नक्सलवादी हैं, इस तरह का। तो ये साजिश ढूंढते हैं, और उसमें फिर, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त था, असंगठित मजदूर हैं, कोई यूनियन नहीं, यूनियन बाद में आई है, सपोर्ट में आई हैं, और वो खड़ी हैं उनके साथ, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि वो ठीक से बात कर रही हैं। इसे रोका नहीं जा सकता। जैसी मजदूर आंदोलन नोएडा का हुआ है, फरीदाबाद का मैंने बताया, पलवल में हुआ है, बुलंदशहर में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, और मेड जो घरेलू सहायिकाएं हैं, घरेलू कामगार हैं, वो भी खड़ी हो गई हैं, गिग वर्कर आ गए हैं, जेप्टो में आंदोलन शुरू हो गया है। यानी सबको ये लग रहा है कि हाँ, और ये इस देश का ये दुर्भाग्य है कि जब तक आप सड़क पे ना उतरे और थोड़ी बहुत हिंसा ना हो, कोई सुनवाई नहीं, कोई खबर नहीं। ये कोई आज से 8 दिन 10 दिन से चल रहा था नोएडा का आंदोलन। तो एक बड़ी बात यह है कि आप, और इसमें जो साजिश ढूंढ रहे हैं उसमें शर्मनाक, प्रशासन ने पहले दिन ये खुद बताया कि 80 से ज्यादा जगह आंदोलन हुआ, 42,000 से ज्यादा मजदूर उतरे, 42,000 नोएडा में। और हिंसा कहाँ हुई? मुश्किल से 2 जगह। और हाँ, पूरे आंदोलन को इस तरह से लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है कि आज की तारीख में, और मीडिया के घरानों में भी एक तरह से, क्योंकि मजदूर मीडिया घरानों में भी पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक तरह से नैरेटिव है कि जब भी मजदूर यूनाइट होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो उसके पीछे एक साजिश, मतलब अपने आप नहीं हो सकता, कोई साजिश होगी। शाहीन बाग आ गया, सीए आ गया, सब कुछ आ गया है। लेकिन मजदूर की जो बुनियादी मांग है, यहां पर भी देखिए, सबसे शर्मनाक है, कितने रुपए बढ़ाए उन्होंने? भाई 20,000 न्यूनतम करने की बात है, घंटे कम करने की बात है, उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ा के 2,000, 2,500, 2,900 रुपए बढ़ाकर, एक तो आपने इतना बढ़ाया, और सारी चीजें साजिश के कवर में करके कह दिया कि भाई मजदूर साजिश कर रहा है। हाँ, तो भाषा, मेरा इसमें ये मानना है कि इस सरकार का रवैया ऐसे ही देखा गया है कि पहले कुएं में धकेलो, फिर हाथ बढ़ाओ, बोलो कि यार मैंने हाथ तो बढ़ाया तुम्हारी तरफ, है ना? तो कुएं में तो धकेल चुके थे पहले। दूसरी बात ये है कि ये जो बदनाम करने की है, पहले बैकफायर किया, फार्मर्स को इन्होंने खालिस्तानी बोला, अब भी ये पाकिस्तान इनको बैकफायर करेगा। इन्हें आवाज़ सुननी चाहिए मजदूरों की। सवाल ये है कि ये धरना चल रहा था पहले से, शांतिपूर्ण चल रहा था धरना। हर बार शांतिपूर्ण के ऊपर जब अब आप आवाज नहीं सुनेंगे, तो आप खुद ही प्रूफ कर रहे हैं ये कि आप हिंसा को ही सुनेंगे। ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो अदिति, अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम मुद्दे की तरफ। तीसरा सवाल कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सम्राट सीएम की कुर्सी पर बैठा है। बहुत पुराना सपना रहा है बीजेपी का कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके बीजेपी बिहार की कुर्सी पर सीधे कब्जा करे। सवाल यहां पर कई पूछे जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही क्यों, और आने वाले समय में बिहार का क्या होगा हाल, क्योंकि जिस समय सम्राट चौधरी को सौंपी गई है यह कुर्सी, चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा गया था, चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया था। यहां कई कास्ट इक्वेशन पर सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जिस तरह से गुंडा और अपराध राज हो रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर खोला जा रहा है बिहार में, वह सारे बहुत बड़े सवाल हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, मेरा तो यह मानना है कि अगर किसी को बीजेपी की राजनीति समझनी है तो बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे बैकडोर से सत्ता कब्जाई जाती है।
और जहाँ तक सम्राट चौधरी की राजनीति का सवाल है वो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगी, लेकिन मुझे जो लगता है उनके व्यवहार से कि वो भी असम की तरह बिहार के अगले हेमंत बिस्व शर्मा होने जा रहे हैं, जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति खेलेंगे। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जिन वजहों से सम्राट चौधरी को बनाया है बीजेपी ने सीएम, वह वजहें बहुत साफ हैं। वह है कि नीतीश कुमार की जो लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी, इन दोनों जातियों पर पकड़ उन्होंने 20 साल से अधिक के अपने शासन में बनाई, उसे बीजेपी अपने कब्जे में रखना चाहती है। और इसलिए सम्राट चौधरी उनकी पहली पसंद ना सही, लेकिन एक जरूरत की पसंद बने हैं। और साथ ही साथ इसमें एडिशन यह है कि वह सांप्रदायिकता का कार्ड भी अच्छे से खेलते हैं, उग्र हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, और तीसरा, फर्जी डिग्री की उनके पास बहुत जबरदस्त एलिजिबिलिटी है, जो शायद भाजपा में इस समय सबके पास होनी बहुत जरूरी है। अदिति, क्या है इसमें आपका पंच? भाषा, मुझे ये लग रहा है कि ये बिहार में राजनीति और राजनीतिक डिस्कोर्स का जो पतन है, ये मतलब बिल्कुल ही अपने लोएस्ट लेवल पे चला गया। और जहाँ तक सम्राट चौधरी का सवाल है, मैं ये कहूँगी कि भाजपा का पहला मुख्यमंत्री एक हिंदी भाषी स्टेट में जो बना है, वो आज तक मेरे ख्याल सारी पार्टियों में अपना टाइम पास कर चुका है। तो ये तो भाजपा के ऊपर भी एक वो है और बिहार की राजनीति के ऊपर भी एक कमेंट है। लेकिन अदिति, यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अभी आक्रांत है, क्योंकि वोट जो मिला है, जो सत्ता मिली है, उसमें चेहरा नीतीश ही का था। और नीतीश का जो सामाजिक न्याय वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला था, कास्ट इक्वेशन थी जिसमें लव कुश है, ईबीसी है, महादलित है, इन सारे कार्ड्स को वो बहुत सहेज कर अपने पास रखते थे। और बीजेपी के पास अभी कोई फिलहाल ऐसा लीडर नहीं है जो इन सारे कार्डों को अपने साथ रखे। तो एक वजह यह दिखाई देती है कि भाई ये कुशवाहा समाज से हैं, इसलिए इनको रख दिया जाए, डिग्री है फर्जी तो क्या हुआ। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है, लेकिन ये नीतीश कुमार को भी तो छोड़े हुए नहीं है ना, उनको राज्यसभा में बिठा दिया। तो जो इन्होंने बोला है कि बैकडोर से अभी उनका दामन, मुझे लगता है वो थामे रखेंगे। अब उनके बेटे को इन्होंने डिप्यूटी सीएम नहीं बनाया, लेकिन बाकी मुझे लगता है ये जातीय वो करके थोड़ी देर जेडीयू को तो रखेंगे। अभी देखने की बात है कि आगे जेडीयू क्या करने वाली है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है मुकुल, कि फाइनली बिहार में इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो मंडल की लड़ाई है वह कमंडल शरणम गच्छामी चली गई है। ये जो इनका बहुत पुराना सपना था मंडल के समय से कि किसी तरह से इसके ऊपर भी कैसे कब्जा कर लिया जाए, वह बिहार में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। और सम्राट चौधरी इसका एक बड़ा चेहरा है। नहीं तो पहला चरण है। मेरा मानना है कि आपने कहा कि ठीक है सम्राट चौधरी पहला, पर सम्राट चौधरी इनकी पहली पसंद नहीं है, उसमें भी आगे जाके चीजें बदलेंगी, क्योंकि अभी मजबूरी का मामला है। जैसे आपने भी कहा, आप अगर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ भी योगी आदित्यनाथ न संघ से आते हैं न बीजेपी के उससे उस काडर से थे उस तरह। वो भी एक उन्होंने अलग पूरी राजनीति हिंदुत्व की कर रखी थी, उसे लेकर आए। असम का मैंने बताया हेमंत बिस्व शर्मा भी कांग्रेस से आए, ये भी आरजेडी में भी रहे सम्राट चौधरी, शुरू ही किया और जेडीयू में रहे और अब बीजेपी में आ गए। अभी ऐसे लोगों की जरूरत है। और आने वाले अभी जब जिस तरह से चीजें हो रही हैं बदलेंगे, आप देखेंगे पूरा संघ के ही लोग बैठेंगे। ये लोग अभी थोड़ी थोड़ी मजबूरी में हैं, वो इक्वेशन उनकी इस तरह से साध रहे हैं। तो एक बड़ा कारण ये है, अभी मैं एक मीम देख रहा था कि भाई सम्राट चौधरी को अगर बनाया गया मुख्यमंत्री तो उसके पीछे जो है पीके हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्होंने उनके अपराध का कच्चा चीटा खोल दिया। और ये यहाँ एक क्वालिटी मानी जाती है एक बीजेपी में। मैंने कहा फर्जी डिग्री ना हो तो क्या, अगर मर्डर का केस ना हो तो क्या, तो ये अपराध वाला उनके पक्ष में काम करता है, ना कि उसके विपक्ष में। तो देखना है कि क्या होता है बिहार अब किधर जाएगा। चलिए देखते हैं कि बिहार का क्या होगा, महिला बिल पर किस तरह की पॉलिटिक्स गरमाएगी, और साथ ही साथ मजदूरों का यह जो आंदोलन है इसे कितना क्रश करने पर उतरेगी योगी सरकार। ये तीनों ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आपके जवाब कैसे आप देखते हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, जरूर लिखकर भेजिए ताकि हमें पता चले कि आपकी अपनी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।